आलोक सर, आपके विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अब तक 3000 से ज़्यादा व्यंग लेख प्रकाशित हो चुके हैं। आज हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए भी आप एक अपना व्यंग प्रस्तुत करें। जी बिल्कुल। दरअसल चूँकि मैं ये प्रोग्राम एक टीवी चैनल के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं मीडिया में व्यंग करूँ। आज की तारीख में मीडिया से बड़ा व्यंग का विषय कोई नहीं है। अभी मैं अपना एक छोटा सा टीवी प्रोग्राम बनाता हूँ रोज, असली एंकर चैनल नाम से। तो मैंने कल ही एक नागिन, चलने वाली नागिन लेके आया हूँ, उसको मैं अपने प्रोग्राम में बनाऊंगा। मैडम नैग्स ये हमारी टीवी सीरियल एक्सपर्ट होंगी, क्योंकि ये खुद 500 फिल्मों में और 1000 टीवी सीरियल में काम कर चुकी है। नागिन हमारी मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस है हमारी टीवी सीरियल्स के लिए। लेकिन हम बात कर रहे थे बाजार की। बाजार किस तरह से आपको मॉर्निंग से इवनिंग तमाम ऑफर्स, तमाम सारी चीज़ें देता है, और कस्टमर केयर के नाम पे हमें क्या मिलता है, उस हम सब उस हालात से गुजरे हैं। आप किसी टेलीकॉम कंपनी में कस्टमर केयर के लिए कंप्लेंट के लिए जाएं तो आपको किस तरह के हालात से गुजरना पड़ता है। उसमें मैंने व्यंग लिखा था। व्यंग कुछ यूँ था, उसका शीर्षक ये था कि आतंकवाद का मोबाइल सॉल्यूशन। व्यंग शुरू यूँ होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ये बहस चिंतन चल रहा था, आतंकवाद का मुकाबला कैसे किया जाए। तो एक टेलीकॉम कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर ने कहा, सर बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको एक डेमो देता हूँ कि आप ये ओपन विज्ञापन निकालो कि आतंकियों को हम आमंत्रित करते हैं बम धमाके करने के लिए, लेकिन उन्हें गुजरना पड़ेगा उस प्रोसेस से जिस प्रोसेस से कोई भी कस्टमर गुजरता है जब वो किसी टेलीफोन कंपनी में अपनी कंप्लेंट लॉन्च करने जाता है। जी किसी बात समझ में नहीं आई तो उसने कहा डेमो देखिए। अब डेमो मैं आपके सामने रखता हूँ। स्वागत है। अखबार में विज्ञापन आया कि आतंकियों का हम स्वागत करते हैं, वो इस नंबर पे कॉल करें और फिर जैसे जहाँ चाहे बम धमाका कर सकते हैं। तो 121 पे आतंकी ने कॉल किया, यहाँ से बात शुरू होती है। मैं अंजलि नमस्कार धन्यवाद आपका स्वागत करते हूँ। आप आतंकी गतिविधि करने के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। 1 दबाएं अगर आपको दिल्ली में धमाके करने हैं, 2 दबाएं अगर आपको बॉम्बे में धमाके करने हैं, 3 दबाएं अगर आपको अहमदाबाद में धमाके करने हैं, 4 दबाएं अगर आपको बेंगलोर में धमाके करने हैं। वाह। आतंकी ने कहा क्या मैं 2 दबाऊंगा तो दिल्ली में धमाके हो जाएंगे? उसने कहा कि 1 दबाएं अगर आपको दिल्ली में कनॉट प्लेस में धमाका करना है, 2 दबाएं अगर आपको दिल्ली में नेहरू प्लेस में धमाका करना है, 3 दबाएं अगर आपको दिल्ली में लोटस टेम्पल में धमाका करना है, और 4 दबाएं अगर आपको लाल किले में धमाका करना है। आतंकवादी कहता है क्या 4 दबाते ही लाल किले में धमाका हो जाएगा? मैं नमस्कार अंजलि आपको बताना चाहूंगी कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक हमारे यहाँ हैप्पी धमाका आवर्स चलते हैं। आप सेम रेट में 4 गुना धमाका कर सकते हैं। 1 दबाएं अगर आपको लाल किले के दीवाने खास में धमाका करना है, 2 दबाएं अगर आपको लाल किले के दीवाने आम में धमाका करना है, 3 दबाएं अगर आपको शाहजहां के बेडरूम में धमाका करना है, 4 दबाएं अगर आपको औरंगजेब के बेडरूम में धमाका करना है। आतंकवादी का ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। कहता क्या 3 दबाते ही शाहजहां के बेडरूम में धमाका हो जाएगा? मैं अंजलि नमस्कार धन्यवाद आपका स्वागत करना चाहती हूँ। आपको बताना चाहूंगी कि 1 दबाएं अगर आपको शाहजहां के बेडरूम के दरवाजे पे धमाका करना है, 2 दबाएं अगर आपको शाहजहां के बेडरूम की दाईं खिड़की पे धमाका करना है, 3 दबाएं अगर आपको शाहजहां के बेडरूम की बाईं खिड़की पे धमाका करना है। आतंकवादी अब बीपी बहुत ऊपर हो चुका है। कहता है क्या 3 दबाते ही लाल किले में शाहजहां के बेडरूम की दाईं खिड़की पे धमाका हो जाएगा? मैं अंजलि नमस्कार धन्यवाद आपका स्वागत करते हुए बताना चाहूंगी कि 1 दबाएं अगर आपको साइकिल बम से धमाका करना है, 2 दबाएं अगर आपको कार बम से धमाका करना है, 3 दबाएं अगर आपको मोटरसाइकिल बम से धमाका करना है। आतंकवादी चीखते हुए कहता है क्या 3 दबाते ही मोटरसाइकिल बम से शाहजहां के बेडरूम में धमाका हो जाएगा? मैं अंजलि नमस्कार आपको बताना चाहूंगी कि 1 दबाएं
अगर आपको बजाज ऑटो की बाइक से धमाका करना है 2 दबाएं, अगर आपको होंडा की बाइक से धमाका करना है 3 दबाएं, अगर आपको हीरो की बाइक से धमाका करना है 4 दबाएं, अगर आपको बुलेट बाइक से धमाका करना है। आतंकवादी अब लगभग पागल हो रहा कहता है कि क्या 4 दबाते ही बुलेट बाइक से शाहजहां के बेडरूम में धमाका हो जाएगा? मैं अंजी नमस्कार धन्यवाद बताना चाहूंगी कि 1 दबाएं अगर आपको लाल कलर की बुलेट से धमाका करना है, 2 दबाएं अगर आपको ग्रे रंग की बुलेट धमाका करना है, 3 दबाएं अगर आपको व्हाइट कलर की बुलेट से धमाका करना है। मैं नमस्कार अंजलि आपको बताना चाहूंगी कि 1 दबाएं अगर आपको 650 सीसी की बुलेट धमाका करना है, 2 दबाएं अगर आपको 350 सीसी की बाइक से धमाका करना है, 3 दबाएं अगर आपको चॉइस 500 सीसी की बाइक है। अब आतंकवादी कहता है मुझे कुछ नहीं दबाना, मुझे तेरा गला दबाना है। अंजलि कहती है नमस्कार धन्यवाद बताना चाहूंगी ये विकल्प हमारे मेनू में मौजूद नहीं है, आप दोबारा जाकर कॉल करें। आतंकवादी खुद को उड़ा देता है फ्रस्ट्रेशन में। इस तरह से आतंकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नमस्कार, बहुत रोचक, और ये कस्टमर केयर है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। नमस्कार सर, आप व्यंग लेखन में आपने अपनी अलग शैली तो इजाद की ही है जो देश के तमाम पाठकों को बहुत पसंद आ रही है, लेकिन आप जो है नए नए शब्दों को भी गढ़ रहे हैं और पुराने शब्दों को भी अपने तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि आप मतलब को मतलब जो है बोलते हैं, लिखते हैं। इसमें कुछ पाठक या सजग पाठक इसको भाषा के साथ जो है कुछ छेड़छाड़ जैसा भी जो है मान रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या नजरिया है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात की आपने। ये क्रिएटिविटी में, वो चाहे हम व्यंग लिख रहे हो चाहे पेंटिंग लिख रहे हो, मेरा व्यक्तिगत मानना है क्रिएटिविटी में सिर्फ एक रूल है जी कि कोई रूल नहीं है। कोई रूल नहीं है। पेंटिंग कैसे करनी है अगर मुझे समझाना है तो मैं ये समझा सकता हूँ कि आपसे पहले के बड़े बुजुर्ग ये पेंटिंग कर गए हैं जी, सिर्फ इतिहास बोध है, बाकी तुम्हें करना है तुम जानो। तो क्रिएटिविटी में अब जैसे मैं लिख रहा हूँ कि प्रवीण जी की अद्भुत नैस का क्या कहना, अद्भुत नैस का क्या कहना। तो अब ये वर्ड आप एक तरह से कह सकते हैं यार आलोक जी ने तो एक भाषा के साथ भ्रष्टाचार कर दिया। अद्भुत तो हिंदी का ले आए, नैस इंग्लिश का ले आए। तो मेरा तो मानना यह है कि हो सकता है आपकी राय का भी मैं सम्मान करूंगा, लेकिन इसके बावजूद मैं वही करूंगा जो मैं कर रहा हूँ। बतौर व्यंगकार जो मैं समझता हूँ मेरा काम है कि जो भाषा, जो अंदाज मुझे लगता है जिसमें मैं अपने पाठकों से बेहतर कम्युनिकेट कर पाऊँ वो रखूँ। भाषाई शुद्धता, भाषाई बिल्कुल एकदम से शास्त्रीय तेवर को साधते हुए वो मुझे करना होगा तो व्यंग में नहीं करूँगा जी। वो मैं एक एकेडमिक लेख लिखूंगा, उस पर बात कर लूँगा। तो जिसे कहते हैं कि साहब ये, बल्कि जो आप बात कर रहे हैं तो लिखित में इंडियन टुडे मैगजीन में मेरा पहला लेखिकर अखबार में डालकर रिव्यू छपा था। उसमें एक हमारे मित्र ने लिखा था कि आलोक जी इंग्लिश का बहुत भ्रष्ट इस्तेमाल करते हैं, और तो मैंने तब ये कहा था मेरे क्रिएटिविटी में कोई रूल नहीं, और मैं तो इंग्लिश को निजी तौर पे एक भारतीय भाषा मानता हूँ। इंग्लिश भारतीय भाषा और हिंदी बहुत जल्दी में लगता है विश्व में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोले जाने वाले लोग भारतवर्ष में होंगे। तो अगर मुझे अपनी बात कम्युनिकेट करने में सहज महसूस हो रहा है उसमें, तो मतलब व्यक्तिगत तौर पर मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दिक्कत, लेकिन हाँ किसी को लगता है कि ये भाषा के साथ भ्रष्टाचार है या वो दिक्कत, तो उनका भी बात रखने का हक है। लेकिन जिसे आप बोल सकते हैं फ्यूज़न एक टेक्निक है, वो बहुत क्रिएटिव काम में चलती है। जैसे हमारे शास्त्रीय गायक क्या करते हैं कि कोई पुराना राग लिया, उसमें कुछ नया मिला दिया और एक नया काम पेश कर दिया। तो फ्यूज़न मिलाना जुलाना, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आजकल सोचता हूँ कि पपेट्स पर काम कर रहा हूँ मैं, पपेट्स मैंने ली और उसमें मैंने कुछ मित्र म्यूजिशियन बुला के नौटंकी के नगाड़े भी उसमें लगवा दिए। तो पपेट एक अलग विधा हो गई, नौटंकी एक अलग विधा हो गई, और मैं शूट कर लिया फिल्म कैमरे पे, वो फिल्म बन गई। तो फिल्म आ गया, नौटंकी आ गई, अब कठपुतली आ गई। मैंने 3 मिनट की फिल्म बना के प्रवीण जी गए, प्रवीण जी गए बहुत बढ़िया चीज़ बन गई है। तो अभी
आपको उस चीज में आस्वाद आया, अच्छी लगी, ये महत्वपूर्ण है कि या डिबेट महत्वपूर्ण है कि आलोक जी ने कठपुतली में नौटंकी मिला दी, नौटंकी में फिल्म मिला दी? ओ भाई, वो डिबेट करते रहो आप। जी जी जी। मेन बात है कंटेंट क्रिएट करना है। बेशक। वो कंटेंट अपनी बात कह रहा है, तो वो नौटंकी है, कठपुतली है, गाना है, नगाड़ा है, फिल्म है, ड्रामा है, डजेंट मैटर मच। एक बात कह दी गई, बात पहुंच दी गई। तो मुझे प्रयोग में बहुत मजा आता है कि अगर मुझे मौका मिले, मैं तो जैसे अब डिस्कवर वाली बात की आपने, तो मैं अभी डिस्कवर 55 में कर रहा हूँ कि मुझे हैंड पपेट से बहुत पहले काम करना चाहिए था। हैंड पपेट्स को व्यंग में कुछ और लेके आना चाहिए था, या मुझे अगर कभी मौका मिलता तो मैं नॉटिंग का डायरेक्शन भी करता। तो वो भारतवर्ष में दिक्कत क्या है कि डिस्कवर आदमी करी खुद को पाता है बहुत लंबे टाइम बाद। बचपन में तो मार झाड़ करके साहब आपको डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, कंडीशनिंग जो है वो हमारा पीछा करती है। तो 30 के बाद तो मैं डिस्कवर कर पाया कि व्यंग लिखना है मुझे, और बचपन में डिस्कवर कर रहा हूँ कि मुझे नौटंकी और कठपुतली में काम करना चाहिए था। तो अगर ये करके मैंने तीनों चीज मिला के पेश कर दी और एक चीज बन गई, तो आप अगले किसी इंटरव्यू में मुझसे कहेंगे आलोक जी आपने क्या किया कि नौटंकी में कठपुतली मिला दी, कठपुतली में आपने नगाड़ा मिला दिया, नगाड़े में फिल्म मिला दी। तो मैं फिर हाथ जोड़ कहूंगा कि सर जी मिलके जो चीज बनी वो आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी? अच्छी लगी तो बात खत्म, वरना डिबेट बेकार। बेशक अच्छी लगी। और आपका ये फ्यूजन वाला जो पहलू है, ये हमारे दर्शक समझेंगे इसको। हमारे संगीतकार भी ये करते रहे, जैसे आपने कहा कि भारतीय संगीत और वेस्टर्न म्यूजिक, उसको फ्यूजन जो है वो पेश करते रहे हैं और दर्शकों को और श्रोताओं को पसंद भी आता रहा है। परंपरागत जो मीडिया है, अखबार, पत्रिका, टीवी के साथ तो आप अपने कंटेंट को डिलीवर करते ही रहे हैं। इधर काफ़ी समय से आप सोशल मीडिया पे भी बहुत सक्रिय हैं। आपका ब्लॉग, ट्विटर पर आप सक्रिय हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सभी माध्यमों को आप प्रयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया के बारे में लोगों का ये कहना है कि भाई वहाँ कंटेंट जो है वो एडिट नहीं होता है और बिना एडिट कंटेंट जो है वो डिलीवर हो जाता है। तो कंटेंट की स्तरीयता का एक सवाल वहाँ पे रहता है। आप इन माध्यमों को रचनात्मकता के नजरिए से किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें आप समझे, अपने कहावत चलती हिंदी में, बंदर के हाथ में उस्तरा है ना। जी जी जी। बंदर के हाथ में भी उस्तरा होता है, और एक सर्जन जो हार्ट का करता है ऑपरेशन, उसके हाथ में उस्तरा जैसा ही होता है। सर्जन को प्रिसाइजली पता होता है कि टांका 1 इंच का लगना है, 2 इंच का लगना है, तो उसे जान बचा देता है वो। और बंदर के हाथ में उस्तरा लगा, उसने घुमाया फिराया तो किसी को चोट पहुंचा दिया। ये मीडियम दरअसल उस्तरे हैं। इन मीडियम को इस्तेमाल करने वाला बंदर है या सर्जन है, ये एक अलग मसला है। जी जी। जहां तक ताल्लुक इसके अगंभीर होने का है, तो साहब जो प्रिंट का मीडिया था, क्या वो गंभीर नहीं था? प्रिंट के मीडिया में क्या सब कुछ स्तरीय हुआ करता था? नहीं है ना। उसमें भी प्रिंट के मीडिया में तो स्तरहीनता भी अलग तरीके से हुआ करती थी, है ना। तमाम कूड़ा कचरा वहाँ भी छपता था। तो मेरा मानना ये है कि सोशल मीडिया हो या प्रिंट का मीडिया हो या किताबों का मीडिया हो, अच्छा बुरा घटिया सब कुछ सब साथ चलता है। अब उसमें कौन कैसे डील कर रहा है। सोशल मीडिया की खूबी और खामी ये है कि, खूबी इसकी ये है, आप तो खैर साहित्य से जुड़े हुए हैं, मठाधीशी बहुत है साहित्य में। प्रवीण जी से मैंने कहा, प्रवीण जी मेरी किताब का जो है ये व्यंग संग्रह है, आप इसका कुछ विमोचन कराइए। तो प्रवीण जी मेरे मित्र हैं तो बढ़िया करा देंगे। प्रवीण जी का कोई और टॉप का साहित्यकार मित्र है तो वो आके बोल भी जाएगा, मतलब मैं आप तक एक्सेस तो मेरी दुकान जम जाएगी। और कोई व्यक्ति अगर आप तक नहीं पहुंच पाया तो बेचारा बढ़िया लिख के भी नहीं पहुंच पा रहा। सोशल मीडिया इस मठाधीशी को खत्म करता है। बहुत बढ़िया भाई, मैंने डाल दिया ट्विटर पे, मेरे काम में दम होगा तो पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा तो मठाधीशी खत्म हो गई। लेकिन इसका नेगेटिव पार्ट क्या है कि प्रवीण जी के पास अगर कोई नया बच्चा लेके आता है, प्रवीण जी पढ़ के कहते हैं यार एक काम कर, तू दिखा बढ़िया, यहाँ से एडिट कर, इसको थोड़ा इम्प्रूव कर और दुआ लिख के लेके आ। तो वो मठाधीश है या जो बीच का है वो उसको इम्प्रूव भी करता था जी। अभी क्या है कि मठाधीश तो गायब हो गया, अब इम्प्रूव करने वाला काम भी गायब हो गया। उसने लिखा और डाला और डाल के 100 लाइक आ गए। अब मतलब हाल ये कि एक नया व्यंगकार मुझसे कहता है, आलोक जी 1000 लाइक तो अर्जुन परसाई को भी नहीं मिले, मुझे 1000 लाइक मिल गए तो मैं परसाई जी को क्यों पढ़ूं? तो मैंने कहा यार ये तो लॉजिक बड़ा गड़बड़ है। तो मेरा बहुत साफ मानना ये है कि हम जो भी काम करें, हम कुछ भी करें, अपने बुजुर्गों का सारा काम बहुत ढंग से पढ़ के, बेशक, क्योंकि
पढ़ लिख के इस मीडिया में आप आइए, इस मीडिया को पढ़ लिख के इस्तेमाल करोगे तो आपको पता होगा आप क्या कर रहे हो, आपके पहले के लोग क्या कर गए हैं, तो आपको अपने बारे में गलतफहमियां नहीं होंगी जी। वरना सोशल मीडिया के 1000 लाइक या 1000 शेयर के सहारे मैं समझूं तो सोशल मीडिया या किसी मीडिया का नेचर समझिए, ये मीडिया दरअसल क्या है कि बहुत क्षणभंगुर मीडिया है। आप रोज लिख रहे हो, आपने एक ऐसी पोस्ट डाल दी जिसमें आपने उत्तेजक बात कर दी, कोई ऐसी झगड़ा फैलाने वाली बात कर दी, है ना। जैसे मैं डाल दूं कि प्रवीण जी की आज आरडीसी में चौराहे पे पिटाई हुई, है ना, एक आपका फोटोशॉप कर डाल दूं, अच्छा शाम तक इसमें 1000 लाइक हो गए, प्रवीण जी शाम को गठन कर रहे हैं भाई, आलोक जी के साथ में दोपहर में था लेकिन तब तक अपनी मार बच चुकी होगी। ये नॉन सीरियस मीडिया में उस एंगल से, क्योंकि यहाँ एडिटिंग नहीं है कोई, या कोई चेक करने वाला नहीं है, तो इस मीडियम की खूबियां खामियां खतरे सब हैं, तो हम उसको समझ के यूज करेंगे तो ठीक है, वरना तो ये मीडियम अगर आप उस तरह की तरह यूज करेंगे तो नुकसान अपना भी करेंगे और उनका भी करेंगे। तो ये असल प्रॉब्लम व्यक्तियों की है, मीडियम की नहीं। बेशक बेशक आपने सही कहा आलोक सर। एक संपादकीय, एक बहुत ही समृद्ध संपादकीय परंपरा हमारे यहाँ पे रही है, प्रिंट मीडिया से लेकर टीवी मीडिया तक। उसका क्षरण जो है वो सोशल मीडिया के आने से पहले ही दिखाई देने लगा था, लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद तो वो संपादकीय संस्था जो है वाकई बहुत कमजोर स्थिति में जो है वो दिखाई दे रही है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप बहुत प्रयोग करते रहते हैं, तो इधर क्या नए प्रयोग आप अपने कंटेंट को डिलीवर करने के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल, एक तो जैसा कि करीब 3 दशक इस मीडिया को जानने के बाद एक चीज़ में समझ में ये आ रही है कि अटेंशन स्पैन लोगों का बहुत कम हुआ है। पहले 5 मिनट के लोग देख लेते थे, अब 3 मिनट के देखते हैं। और दूसरा, हम पढ़ कम रहे हैं, देख ज़्यादा रहे हैं, यानी विजुअल मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ गया है मेन स्ट्रीम मीडिया पर। खबर की शीर्षक, खबर का प्रेजेंटेशन टेलीविजन चैनल्स तय कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, पढ़ कम रहे हैं। तो उधर करीब 1 साल से मैंने टेलीविज़न और विजुअल मीडिया के जरिए व्यंग कहने की कोशिश की है, और अपना एक प्रयोग चलाता हूँ मैं, अपना एक असली एंकर करके चैनल में यूट्यूब चैनल और इंस्टा पे चलाता हूँ। रोज़ उसमें एक व्यंग की क्लिपिंग डालता हूँ, और उसमें अगर योजना कामयाब हुई तो 2-3 सालों में हैंड पपेट्स का व्यंग में क्या यूज़ हो वो भी कर रहा हूँ। और अगर मौका मिले तो नौटंकी शैली और कठपुतली का कोई गठबंधन हम व्यंग में कर पाए, लेकिन होगा सब कुछ व्यंग के केंद्र में रख के। तो व्यंग में कठपुतली, व्यंग में नौटंकी कैसे लेके आ जाए 2-3 साल में, फिलहाल ये काम करने मज़ा आ रहा है मुझे, इसी पे योजना है। बाकी अखबार का और वो सब काम तो, पर मूल बात क्या है कि आज सब बेसिकली शब्द से ही रहा है। जैसे कि जो असली एंकर की मेरी जो 3 मिनट की वीडियो बन रही है, वो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। हिंदुस्तान अखबार में एक व्यंग लेख छपा, उस व्यंग लेख को मैंने स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया, उससे हमने वीडियो बनाया, वो यूट्यूब पे गया। तो मतलब बेसिक जो शब्द है वो इम्पॉर्टेंट है। आलोक पुराणिक चूंकि मूलतः लेखक और व्यंगकार हैं, इसलिए आलोक पुराणिक वीडियो बना भी पा रहे हैं। बेशक। तो वो एक साथ साथ एक नया माध्यम तलाशने की कोशिश है, जिसमें कठपुतली और नौटंकी भी आने वाले 2-3 सालों में आए। तो बहुत संभव था आपको आलोक पुराणिक 3 साल बाद नौटंकी कार आलोक पुराणिक दिखेगा, कठपुतली चलाने वाले आलोक पुराणिक दिखे। लेकिन मुझे मजा आ रहा है इसमें। कुछ स्वागत जी सर। आप वन लाइनर व्यंग के ऊपर भी जो है आपका काफी शोध और कार्य कर रहे हैं, तो ये वन लाइनर व्यंग को आप किस तरह से प्रभावी रूप में देख पा रहे हैं? देखिए, वन लाइनर पे काम उस तरह से कोई मेरा नया काम नहीं है। अगर आप देखें कि कविता की जो सबसे प्रभावी विधाओं में हिंदी में दोहा, 2 लाइन में बात, जी, और शेर 2 लाइन में बात खत्म होती थी। हाइकू छोटी कविता। मेरा कहना सिर्फ ये है कि हम अगर छोटी बात में बहुत बड़ी बात कह दें, छोटे फॉर्म में बड़ी बात कह दें। जैसे मेरे माइंड में अभी आ रहा था एक आइडिया कि मतलब शादियाँ दोबारा रिवाइव हो रही हैं। मैं इकोनॉमिक टाइम्स में लेख पढ़ रहा था, उसमें था कि आने वाले 3-4 महीनों में जो सर्दियों में शादियां होंगी, करीब 25 लाख शादियां होंगी, 3 लाख करोड़ रुपया का पूरा बिजनेस जनरेट होगा उससे। तो मैं सोचा शादी से कमाया किसने सबसे ज़्यादा? टेंट वालों ने कमाया कि कार वालों ने कमाया? फिर मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा कमाया भारत में शादियों से
बड़जात्या फिल्मी फैमिली ने। उन्होंने नदिया के पार से लेके और विवाह से लेकर सारी शादियों पे उन्होंने कमाया है। जी जी, हम तो आपके हैं हाँ, कौन? सारी फिल्में आप देख लें, सब शादियों की। जी जी, तो वर्णन हो सकता है कि टेंट वालों और बैंड वालों से भी ज्यादा शादियों से जिसने कमाया वो है बड़जात्या फैमिली। बड़जात्या फैमिली। और शादी एक वो गतिविधि है जिसमें आदमी घुसता तो है बड़जात्या फैमिली के आकर्षण में, लेकिन बाद में वो उसे राम से ब्रदर्स की फिल्म दिखाई देती है, हॉरर फिल्म दिखाई देती है। तो ये एक लाइन में बात कहने का जो है कि बात कह दी गई, लोगों ने पढ़ ली, क्योंकि लंबा लंबा पढ़ने में लोगों की दिलचस्पी नहीं बची। पढ़ना चाहे तो उपन्यास खरीद ले वो, लेकिन मीडियम जो है सोशल मीडिया या अखबार मैगजीन वन लाइनर को भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। समय की बंदिश है सर। आध्यात्मिक सृजन की जो ये पहल है, सृजन संवाद, इसके बारे में आपकी क्या राय है सर? देखिए, मैं आध्यात्मिक सृजन की चैनल चलाने वालों को धन्यवाद भी दूंगा और शुभकामनाएं भी दूंगा। आप आध्यात्मिक सृजन के स्टूडियो में आए और आपने अपने मूल्यवान विचार साझा की, इसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको भी और सारे दर्शकों, आध्यात्मिक सृजन के दर्शकों को भी हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।